अच्छा, अब तो हम हैं 2022 में, 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। पिछले साल मुश्किल कोविड की थी, इस साल और मुश्किलात हैं। जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो इतनी अनस्टेबल है कि वो जो एजुकेशन का जो ओवरऑल इंडिकेटर्स हैं उनमें कोई हेल्प आउट नहीं कर रही। प्लस उससे बड़ा जो मसला एक बहुत ही हाई राइजिंग इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस बार तो हमने जो है ना पब्लिक के पास जाके उनसे पूछा भी, महंगाई इतनी है, ट्यूशन फीसें इतनी हैं, हम क्या करें? बच्चों की फीसों का मसला है। जो बजट एजुकेशन का बढ़ गया उसमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। ट्यूशन की फीसेस वगैरह का, उसके बाद जो है कन्वेंस जो है इधर वाले ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी लगी हुई है, स्कूल में पिक एंड ड्रॉप है, उस वजह से जो बड़ा प्रॉब्लम है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, फीसें ज़्यादा हो गई हैं, लिहाजा उसको यहाँ पे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना है मैंने। तालीम का सिलसिला बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स में पढ़ा रहा था, अब मुझे उनको मूव करवाना पड़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ। आप लोगों ने भी वो रिएक्शंस लोगों के देखे। सवाल उनसे बड़ा सिंपल था कि महंगाई की वजह से उनके बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ा है। और मेजॉरिटी जो वालिदैन थे जिनके एक बच्चे दो बच्चे इतने भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो स्कूल की फ़ीस था। अब जनरली हम लो कॉस्ट पब्लिक स्कूल या पब्लिक स्कूल से बच्चों का प्राइवेट स्कूल से बच्चों का पब्लिक स्कूल में जो ट्रांजिशन है या उनका एडमिशन है उसको हम इनकरेज करते हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी बेहतर हुई है तो प्राइवेट स्कूल से बच्चों ने शिफ्ट किया है उसको पब्लिक स्कूल्स में। कुछ पेरेंट्स ये कह रहे थे कि जी उनको फीसेस की वजह से प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट करना पड़ा पब्लिक स्कूल में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये कि उनका मकसद ये नहीं था कि क्वालिटी अच्छी होगी पब्लिक स्कूल में, इस वजह से उन्होंने शिफ्ट किया। सो आई मीन दैट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग मसला है। हमने इवन ट्विटर पे एक जो है पोल भी रन किया टू आस्क द ट्विटर पीपल के, उनसे पूछें कि जी महंगाई की वजह से तालीम पे क्या फ़र्क पड़ा है। और वहाँ भी मेजॉरिटी लोगों का जो कंसर्न था वो स्कूल की फ़ीस ही था। अब दो चैलेंजेस हैं जो है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आप कह लें एंड फिर राइजिंग इन्फ्लेशन। इसमें ज़रा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शंस भी आपने देख लिए, कुछ आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, आप इतना काम करती हैं एजुकेशन पे। करंट सिचुएशन जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पे किस तरह इम्पैक्ट कर रही है कि जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड है उसके ऊपर, एंड देन गवर्नमेंट लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस सारी गंभीर सिचुएशन का? मेरा ख्याल है कि इसको हमें कई उसमें देखना पड़ेगा लेवल्स के ऊपर। एक चीज़ तो ये देखिए कि जब आप अगर जो कोविड के पिछले 2 साल के अंदर जो जॉबलेसनेस हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से घरों के अंदर जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वहाँ पर अगर वो उनका या तो वो प्राइवेट स्कूल से उठ के पब्लिक स्कूल्स में आए हैं या पब्लिक स्कूल से भी ड्रॉप हो गए। और हमें एक वर्ल्ड बैंक की एक फिगर अभी तक हमारे पास, क्योंकि हमने अभी तक उस फिगर को हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अभी तक वो नहीं है कोई गवर्नमेंट फिगर कि 10 लाख बच्चा मज़ीद हमारा इंक्रीज हो गया है आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूलों से बाहर बच्चे। अच्छा, दूसरा एक इशू ये है कि अगर स्कूलों में इस वक्त मौजूद भी हैं बच्चे, और जैसे हमारा जो एक पब्लिक सर्वे जैसा जो हम समझते हैं कि जो एक परसेप्शन हमारे सामने आई है, वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आई है कि स्कूलों की फ़ीस जो हम अपना आर्टिकल 25A को कहते हैं कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और मयारी लाजमी तालीम, लेकिन अब आप देखिए तो ये बात बहुत सामने नज़र आ रही है कि सिर्फ फ़ीसों को ख़त्म करने से मसला हल नहीं होगा। तो वही बात जो हम बहुत ज़्यादा कहते थे कि जब आप मुफ्त की बात करते हैं तो फिर आपको फ्री की डेफिनेशन लेके आनी पड़ेगी। अगर स्कूलों में उन्हें किताब मिल रही है लेकिन कॉपियाँ और पेंसिल और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, बच्चों ने स्कूल कुछ खाने के लिए लेके जाना है, बैग्स चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अब जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स इन हो रहे हैं उस ड्रॉप आउट के अंदर। मतलब एक ये, और फिर तीसरा एक फैक्टर ये कि क्योंकि घर में आपकी जो है माशी हालात खराब हो रहे हैं, तो फिर जो घर में जितने हाथ हैं उन सबको उस तरफ जाना है, वो नौकरी करेंगे, वो चाइल्ड लेबर में जाएंगे, या बच्चियों की जल्दी शादियां हो जाएंगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। और
तकलीफ दे बात ये है, और मैं मोइस की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी, कि 2 साल हो गए, आपने एक टेलीविजन के ऊपर आपने एक टेली स्कूल के नाम की चीज निकाल दी, क्या उसके अंदर कोई बेहतरी लेकर आए उन 2 सालों में? क्या हमने 1 साल के बाद 2020 के बाद जो हमने काम किया, तो क्या 2021 में हमने कोशिश की कि हम देखें, उसको जांचें कि हमने जो चलाया था उससे इस्तिफादा कितना हासिल हुआ? और हमें ये पता है कि इस्तिफादा नहीं हासिल हुआ, क्योंकि बच्चों को हमने देखिए, एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम, और ये बात सामने आ गई कि जब आप रट्टे के ऊपर लेके जाते हैं बच्चों को, तो फिर आप तालीम नहीं दे रहे उनको, फिर आप एक किताब को पढ़ा रहे, एक किताब को ज़बानी याद करवाते और एक हिसाब से उसका टेस्ट लेते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप अपने देखते हैं कि जी हमारे लर्निंग आउटकम्स ये हैं, तो उसके जहन में कोई शऊर नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। और तालीम तो रास्ता है इल्म की तरफ का ना, मतलब आप तो फिर इल्म कैसे हासिल करेगा? फिर हमने ये भी देखा कि अगर आपने बच्चों को या अपनी यूथ को अगर आप सही रास्ते पर नहीं लेके चल रहे, उनको किसी किस्म की आप टेक्निकल या लाइफ स्किल्स नहीं दे रहे, तो जब आप उनको घरों में कैद कर देते हैं या सिर्फ वो बाहर निकलते हैं, तो जो हालात बन रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो रहा है। बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो इस किस्म की हो रही है जो आप नाजेबा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है माशरे के अंदर जो समाजी बुराइयां जन्म ले रही हैं, उसकी वजह ये है कि आपने वो वाहिद एक रास्ता जो स्कूल जाने का था, बच्चे बैठते थे सीखते थे कुछ, वो बंद कर दिया था। और वो अब आप चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए तालीम दें, चाहे आप टेली स्कूल के जरिए तालीम दें, वो तालीम का मयार नहीं, ऑलरेडी हमारे पास मयार नहीं था और बाकी नीचे गिर गया, और जो उसकी मजीद मसाइल थे वो हमारे सामने आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त के इकोनॉमिक क्राइसिस या उस वक्त के 2 सालों के जो हेल्थ के क्राइसिस थे या पेंडेमिक के क्राइसिस थे, उसने मिलाकर हमारी तालीमी ज़बो-हाली में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक। मुइज़, मैंने यही क्वेश्चन आपसे करना है, बट ज़रा आपके आंसर से मुझे एक और क्वेश्चन आया। जो आपने बात की ना 10 लाख बच्चों की, जो ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि बाय द एंड ऑफ पेंडेमिक इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। अच्छा, डेटा का मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये 10 लाख बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, ड्रॉप आउट हुए नहीं हुए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो फिर आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो तकरीबन 2.5 करोड़ का जो एक फिगर हमारे पास कई सालों से चलता आ रहा है, और इवन पिछली पॉडकास्ट में भी हमारी जब एक पार्लियामेंटेरियन से बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया कि 9,75,000 बच्चे केपी में इनरोल किए गए। अब कोई डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर ये जो हमारी एफर्ट्स वगैरह हैं कि हम इनरोलमेंट के लिए अवेयरनेस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनरोलमेंट ड्राइव्स भी करती है नॉर्मल एडमिशन्स के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के एडमिशन्स के लिए भी, लेकिन वो बच्चे कहाँ जाते हैं? तो इसका क्या सोल्यूशन है कि जब हमारे पास डेटा अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करने का या उसको मॉनिटर करने का, तो ये सारी एफर्ट्स ज़ाया हो रही हैं या किसी दिन इसका जो है आउटकम हमें अचानक ही पता चल जाएगा? इसका क्या सोल्यूशन है कि डेटा तो है ही नहीं हमारे पास कोई? पाकिस्तान में जो तालीम का जो निज़ाम है या जो पॉलिसी मेकिंग है, वो डेटा एंड एविडेंस में वैसे भी नहीं होती, ठीक है? आपके डेटा रिजीम्स वैसे इतने ख़राब है, इतने पुअर। एक अरसे तक पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स क्या थे, ये भी हमें नहीं पता। आपके पास सिर्फ एक प्राइवेट इदारा था ITA के नाम पे, जो कि असर की रिपोर्ट निकाल के आपको बताता था कि जी बच्चे क्या सीख रहे हैं स्कूल्स के अंदर। तो फॉर ऑल दिस टाइम गवर्नमेंट के पास सरकारी स्कूलों में बच्चे क्या सीख रहे हैं, उस हवाले से कोई डेटा रिजीम एग्जिस्ट नहीं करता। जब आपके पास आपको यही नहीं पता कि बच्चे सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं, तो आप किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीचर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे तो, और अगेन जिस तरह से बजट फॉर्मुलेट होते हैं, हमें पता है कि किस तरह से वो ऑन द ग्राउंड जो असेसमेंट होनी चाहिए नीड्स की, ठीक है, ज़रूरत की, वो उन तमाम चीज़ों की असेसमेंट तो नहीं की जाती। हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से कि बजट यहाँ पे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो आई थिंक कि ये तो काफ़ी एक बुनियादी सवाल है कि क्या डेटा एंड एविडेंस का कोई ताल्लुक भी है पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, क्या कोई लिंक है भी कि नहीं, ठीक है। हमारी तो ये बड़ी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा रिजीम्स हैं, चाहे वो आपकी एक्सेस के ऊपर हो, एनरोलमेंट के ऊपर हो, अटेंडेंस के ऊपर हो, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर हो,
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ روبسٹ ہونی چاہیے, ریئل ٹائم ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارا جو ڈیٹا آتا بھی ہے, ہم اپنی اکثر اسٹڈیز کے لیے جو ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا آتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 سال پرانا ڈیٹا ہمیں ملتا ہے for us to basically then sort of provide our commentary on it. ٹھیک ہے, یا ہم اپنی ایڈوکیسی یا ہم اپنے تعلیم کے جتنے بھی کام کرتے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو 3 سال پرانا ڈیٹا ہے آپ کے پاس. پاکستان میں تو ایک اوور آل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا کا, اور اس حوالے سے آئی تھنک کہ سول سوسائٹی کا بھی یہ بڑا ایک اسٹرانگ جو ہے وہ رول ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پش کرتی ہیں گورنمنٹ جو ہے اپنے ان ڈیٹا ریجیمس کو مضبوط کریں, بہتر کریں, اور ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں جو ہے وہ اویلیبل کریں. بالکل ٹھیک. اچھا موئز, میں آپ کو 2 کوسچن اسی کے اندر ایڈ کروں گی. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹا کی اسٹوری ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پاکستان میں اگر آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ڈیٹا ہے, ہم نے یہ اسٹڈی کی, تو کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کی اسٹڈی نہیں مانتے کیونکہ آپ ایک پرائیویٹ, چلیے نہیں مانتے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ کی ایک ادارہ ہے, اس کی آپ نے کہا کہ ہم نے یہ والا کوٹ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ادارے کی کوٹ نہ کیجیے, ہم اس کا مانتے ہیں تو اس کا کوٹ کیجیے. تو یہ ایک ایشو جو ڈیٹا کے اندر, ڈیٹا بہت ہے پاکستان میں, ڈیٹا ہر ادارہ اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ اٹھا لیجیے, احساس پروگرام اٹھا لیجیے, باقی پروونشل لیول کے اوپر ڈیٹا. ایشو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی, پھر اس ڈیٹا کا پبلک ہونا. مطلب ابھی ایک ہے نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری, اور ان کے مطابق میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے, ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں, کیونکہ اگر وہ انرولمنٹ کا ڈیٹا ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں بیسک فیسلٹیز کا ڈیٹا ہے, اگر وہ ان ساری چیزوں کا ڈیٹا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچرز پیرنٹ اسٹوڈنٹ ریشو کا ڈیٹا ہے, تو وہ پبلک ہونا چاہیے, آپ اس کو پبلک کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی ٹائم لگے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کون سا ڈیٹا بائن کیا جائے گا اور کون بائن کرے گا. آپ ایک منسٹری کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیٹا ہونا چاہیے اور اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. PSLM سروے جو ہے جس کو ہر سال ہونا چاہیے, آپ نے نیشنل اکنامک جو ہماری وہ ہے رپورٹ ہے جو ہر سال نکلتی ہے اور اس میں ہر سال چیپٹر ہوتا ہے ایجوکیشن کا, اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے 2021 کی رپورٹ کے اندر 2018 کا ڈیٹا کوٹ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں ڈیٹا کے ساتھ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ پھر ہم کیسے پروگریس کو کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم پالیسیز بناتے ہیں, جب ہم بجٹ بناتے ہیں, ہم پچھلے سال کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایکسجریٹ کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنا نیا سال کا کرتے تھے. تو فیکٹس کے اوپر میسر چیزیں موجود نہیں ہیں.